वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको अतीत में दबे पाँव इसका आगे का पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप जानते हो, ओम थानवी द्वारा लिखा गया ये पाठ मोहनजोदड़ो हड़प्पा की बहुत सारी सांस्कृतिक और जितनी भी भौगोलिक विशेषताएं हैं उनको उकेरता है। तो इसमें मैं आगे चलती हूँ। हमने इससे पीछे जो पढ़ा था उसमें आपने देखा था किस तरह से इसका नगर नियोजन है, किस तरीके की इसकी सड़कें हैं, किस तरह के इसके बने हुए मकान हैं, किस तरह से इसमें क्या क्या बसा हुआ है। तो अभी हम इसी को अगर आगे लेकर के जाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर एक जो बड़े वाले जो घर हैं उसमें भी क्या दिखाई देता है कि छोटे छोटे कमरे हैं। इसको देख करके लेखक हैरान हो जाता है। इसका कारण क्या है? या तो आबादी का बढ़ना, या जो निचली मंजिल है उस पर नौकरों का निवास भी हो सकता है। सीढ़ियाँ कैसी थी? लकड़ी की रही होंगी। ऊपरी मंजिल पर लकड़ी की साज सज्जा की जाती रही होगी। अधिकतर घरों में खिड़कियाँ या दरवाजे, इन पर छज्जों के चिन्ह नहीं हैं। गर्म क्षेत्र में ये चीज़ें आम होती हैं। इसका तात्पर्य है कि यहाँ कम गर्मी पड़ती रही होगी। देखो, आइडियाज़ लगाए जाते हैं। इन सब चीज़ों को देखा तो आइडिया लगा लिया कि यहाँ पर कम गर्मी पड़ती रही होगी। हाथी, शेर, गैंडा आदि जीवों की तस्वीरों से लगता है कि यहाँ जंगल थे, भाई तभी तो यहाँ पर ये जानवर होंगे। तथा अच्छी खेती होती थी। यहाँ कुओं से सिंचाई की जाती थी। इस क्षेत्र में नगर के प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब ये निकलता है कि बारिश घटने और कुओं के अत्यधिक इस्तेमाल से भूतल जल भी नीचे चला गया और बस्ती क्या हो गई? उजड़ गई। अब देखो आगे। इस समय वहाँ तेज़ हवा बह रही थी। जिस समय यहाँ लेखक जाता है वहाँ पर, उस समय की बात बता रही हूँ मैं। हर जगह लेखक को साई साई की ध्वनि सुनाई दे रही थी। यहाँ सब खंडर है, कोई घर जुदा नहीं है। लेकिन घर का एक नक्शा ही नहीं होता, हर घर का एक संस्कारमय आकार भी होता है। किसी भी घर में प्रवेश करते समय एक अपराध बोध भी होता था। लेखक को यहाँ राजस्थान व सिंध, गुजरात के घर याद आ गए। यहाँ भी बाजरे व ज्वार की खेती हजारों साल से होती आई है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए उसे जैसलमेर के एक गांव कुलधरा की याद आ गई। ये पीले पत्थर के घरों वाला एक खूबसूरत गांव है। यहाँ घर है परंतु लोग नहीं हैं। 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर सदस्य अपना घर छोड़कर चला गया। घर खंडहर हो गए पर ढहे नहीं। लोग निकल गए, वक्त वहीं रह गया। बहुत संवेदनशील सी बात है, बहुत इमोशनल सी बात है कि इंसान जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है वो इतना अनिश्चित है, इतना क्षणभंगुर है कि वो चला जाता है। और आप देखते हो कि जो निर्जीव चीज़ें हैं उनका अस्तित्व इन खुदाइयों में भी मिल रहा है। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशाल ग्रंथ छपवाया। उसमें खुदाई में मिली ठोस पहाड़ियों वाली मिट्टी की गाड़ी के चित्र के साथ सिंध की वर्तमान बैलगाड़ी का चित्र प्रकाशित है। दोनों में कमानी या आरे वाले पहिए का प्रयोग किया गया है। अब उन पहियों की जगह जीप के उतरन पहिए लगते हैं। हवाई जहाज़ के उतरन पहिए बाज़ार में आने के बाद ऊँट गाड़ी का भी आविष्कार हो गया। अब क्या होता है आगे? मेज़बान ने अजायब घर के बारे में बताया। यह अजायब घर कैसा है? छोटा है तथा सामान भी ज़्यादा नहीं है। अधिकतर चीज़ें कराची, लाहौर, दिल्ली और लंदन की हैं। मोहनजोदड़ो से ही 50,000 से ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। यहाँ पर काला पड़ गया गेहूँ, तांबे व कांसे के बर्तन, मोहरे, वाद्य, चाक पर बने विशाल मृद भांड, चौपड़ की गोटियाँ, दिए, माल, तौल, पत्थर, तांबे का आईना, मिट्टी की बैलगाड़ी, 2 पाटन वाली चक्की, कंगी, पत्थर के औजार, सोने के गहने आदि थे। इस अजायब घर में औजार तो हैं पर हथियार नहीं हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में कहीं हथियार नहीं मिलते। विद्वान निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ अनुशासन ताकत के बल पर नहीं था। शायद सैन्य सत्ता भी न रही हो। दूसरे, यहाँ प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नदारत हैं, यानी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको प्रभुत्व दिखाने के लिए, दिखावे के लिए जो चीज़ें बनाई जाती हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ नहीं मिली हैं। दूसरी सभ्यताओं में राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिलते हैं, परंतु हड़प्पा संस्कृति में महल, मंदिर, समाधियाँ नहीं मिलती। यहाँ के मूर्ति शिल्प व औजार भी छोटे हैं। मुकुट
वह नावें भी छोटी थीं, शायद ये लो प्रोफाइल सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए मतलब हाई प्रोफाइल जो चीज़ें होती हैं ऐसी नहीं थी। मोहनजोदड़ो साधन व व्यवस्थाओं के अनुसार भी सबसे समृद्ध है, परंतु यहाँ आडंबर नहीं है। दूसरे, यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, अतः अनेक रहस्य अभी तक सामने नहीं आए हैं। सिंधु घाटी के लोग कला प्रिय थे। उनकी ये कला प्रियता वास्तुकला, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, उन पर उकेरी गई आकृतियाँ, खिलौने सुगढ़ अक्षरों से सिद्ध होती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। आज आप घर में तांबे व कांसे की सुइयाँ मिली हैं। काशीनाथ दीक्षित को सोने की 3 सुइयाँ मिली। शायद ये कशीदेकारी, जिसको हम लोग कढ़ाई वगैरह कहते हैं, इसके काम में आती रही होंगी। नरेश के बदन पर, नरेश राजा को कहते हैं बेटा, उनके बदन पर आकर्षक गुलकारी वाला दुशाला भी है, जो ओढ़ने वाला होता है। हाँ, आज छापे वाला कपड़ा अजरक सिंध की खास पहचान है। यहाँ हाथी दांत व तांबे के सुए भी मिले हैं, जो शायद दरियाँ बनाने के काम आते थे। अब मोहनजोदड़ो की खुदाई बंद कर दी गई है, क्योंकि सिंधु के पानी का रिसाव, इससे क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। अब इन खंडरों को बचा कर रखना ही बहुत बड़ी चुनौती है। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से इसको पढ़ने के बाद एक इंटरेस्ट सा जाग गया मन में कि किस तरह से, मुझे तो यही लग रहा है कि तुमको पढ़ाते पढ़ाते शायद मैं उस जगह चली जाऊं कैसे ना कैसे, और इन चीज़ों का प्रत्यक्ष दर्शन कर लूँ। हो सकता है ये चीज़ें असंभव सी हों, ना हो हमारे बस में इतनी दूर जाना, इनको दर्शन करना, पर हाँ, हम इंटरनेट पर या इतिहास की किताबों से या इसी के PDF से इसको बहुत ही रुचि के साथ पढ़ सकते हैं। अपनी पूरी अंतरात्मा के साथ हम इसको पढ़ सकते हैं और एक चित्र अपने मन में निर्मित कर सकते हैं कि किस तरह से रहा होगा मोहनजोदड़ो, किस तरह से रही होगी उसकी सभ्यता। ठीक है, तो आप इसको पढ़ें और थोड़ा सा इसको और डीपली अच्छे से समझें।